हेलो एवरीवन। तो अब जो है हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम काफी लेक्चर बना चुके हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, तो सर अब तक हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का डिस्कस कर लिया, बैरियर मेथड के बारे में भी डिस्कस कर लिया और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की। पर मैंने अभी एक चीज छोड़ दी है क्योंकि वो भी अभी पेंडिंग में है। वो क्या है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ाने रह गए। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं? जो जैसे अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, किस केस में, या तो रेप के केस में हो सकता है या सेक्सुअल असॉल्ट के केस में हो सकता है, तो उस समय कौन से यूज होते हैं, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज होते हैं। तो उसको पढ़ाना रह गया है, तो उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं एमटीपी शुरू करने जा रहा हूं और उससे भी पहले आप साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ लो कि मतलब अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए यानी दवाई ली, पिल्स ली या कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हो, तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देखो, कोई भी चीज आप अगर यूज करते हो तो उसके बेनिफिट भी होते हैं। एक बेनिफिट क्या था, वो प्रेगनेंसी को बचा रहा था। और भी कई सारे बेनिफिट थे जो हमारे सामने हमने अब तक पढ़ लिए हैं। पर उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो हम साइड इफेक्ट से दूर नहीं भाग सकते, ये होते ही हैं। तो पहला साइड इफेक्ट होता है नोजिया। अब नोजिया एक हिसाब से क्या होता है कि उल्टी आने जैसी सिचुएशन रहती है, यानी जो है नोजिया टाइप का होता है। और क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, यानी पेट के पास जो एब्डोमेन होता है हमारा, उस रीजन में दर्द शुरू होने लग जाता है। ब्रेस्ट कैंसर जैसी संभावनाएं हो जाती है अगर कोई फीमेल ज्यादा पिल्स का यूज करती है, या इससे सर्विक्स का कैंसर भी हो सकता है। पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ब्रेस्ट कैंसर होता है जो कि एनसीईआरटी में डिस्कस है। फिर क्या हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है तो ब्लीडिंग जो होती है वो कब होती है, 28 डेज के बाद, यानी 1 to 7 डेज तक जो है, या 6 डेज तक ब्लीडिंग होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि बीच में कैपिलरीज टूटने लगती हैं, तो क्या होता है कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग चालू हो जाती है। और क्या हो सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी अगर जो ज्यादा पिल्स ले रहे हैं या फिर क्या कहते हैं कोई भी ऐसी चीज है जो कि डिस्टर्ब कर रही है, तो वो क्या करेगी, इरेगुलर क्या कर सकती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कर सकती है। यानी कि बीच बीच में जो है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको जो है साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पता चल गए कि ऐसे कौन से साइड इफेक्ट थे जो कॉन्ट्रासेप्टिव के थे। पहला तो नोजिया था, दूसरा था एब्डोमिनल पेन, तीसरा था ब्रेस्ट कैंसर, चौथा था ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, पांचवा है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो अब हम शुरू कर लेते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको बोलते हैं एमटीपी, यानी कि अबॉर्शन। अब ये अबॉर्शन जैसा चीज हम पढ़ क्यों रहे हैं, देखो अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो क्या है, एक अवस्था ऐसी है कि हम उसमें एमटीपी करा लें, यानी मेडिकली टर्मिनेट कर दे प्रेगनेंसी को। जिससे क्या होगा कि जो है प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा होने से बचाया जा सकता है। अब ये नौबत आई क्यों एमटीबी की, तो देखो जो एमटीबी या अबॉर्शन होता है ना, वो दो तरीके से होता है। एक तो नेचुरल अबॉर्शन हो जाता है, यानी प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा। एक होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जिसको बोलते हैं एमटीपी, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब नेचुरल अबॉर्शन को मिसकैरेज भी कहते हैं, यानी आपने देखा होगा किसी का बेबी जो है प्रेग्नेंट है, वुमेन या मदर प्रेग्नेंट है, वो क्या करती है, उसका बच्चा किसी नेचुरल कारणवश जो है गिर जाता है, जो उसको बोलते हैं मिसकैरेज। और अगर इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराते हैं तो इसमें पिल्स भी ली जाती है, दवाइयां, जिसको बोलते हैं मिफ्रिस्टॉल और मीजोप्रेस्टॉल। अब ये मिफ्रिस्टॉल मीजोप्रेस्टॉल क्या है, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज करते हैं। तो जब मैं आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ाऊंगा तो मिफ्रिस्टॉल जो कि RU486 है, और मीजोप्रेस्टॉल के बारे में पढ़ाऊंगा। सही है सर। और हम क्या कर सकते हैं, डीएनसी मेथड कर सकते हैं। सर ये डीएनसी मेथड क्या होता है, देखो डीएनसी का मतलब होता है, डी की फुल फॉर्म है डायलेशन एंड क्यूरिटाज। इसके बारे में बताऊंगा कि डायलेशन एंड क्यूरिटाज में क्या होता है। वैसे तो ये आपकी एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बट डीएनसी मेथड भी होता है, डायलेशन एंड क्यूरिटाज। अब मीजोप्रेस्टॉल का मैं एक फंक्शन बता देता हूं कि मीजोप्रेस्टॉल क्या करता है, एक प्रकार का प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस में। अगर यूट्रस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जो है बेबी की अबॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि यूट्रस में ही बेबी क्या होता है, इम्प्लांट होता है। तो अगर अबॉर्शन कराना है तो मीजोप्रेस्टॉल ले सकते हैं, जो कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस में, यानी कि इससे क्या होता है सर, अबॉर्शन हो जाता है। अब देखो एमटीपी में कुछ डाटा है जो कि एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में भी था, न्यू एनसीईआरटी में भी है, और हो सकता है कि जो नई आ गई है लेटेस्ट एनसीईआरटी उसमें भी हो। अगर नहीं है तो देख लेना,
क्या पता कुछ चेंजेस हो, बट सेम रहेगा। और ये डाटा क्या है, नियरली 45 to 50 मिलियंस एमटीबी आर परफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी तो बहुत भी मिलियन जनसंख्या बढ़ रही है, तो सब्सक्राइबर कितने बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। देखो नियरली कह रहा है 45 to 50 मिलियन एमटीबीज आर परफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में कम से कम यानी नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपीज पर मतलब वर्ल्ड में परफॉर्म हो रही है। तो एक हिसाब से आप क्या देख सकते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर भी बढ़ते हैं। अगर एमटीपी नहीं कराई जाती तो क्या होता, कॉम्पिटिटर बढ़ जाते। वैसे ही इतने बढ़ गए हैं, और सोचो एमटीपी ना हो तो कॉम्पिटिटर कितने बढ़ेंगे, पर इसमें नहीं जाना है हमें। और क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज कर दिया एमटीपी को इन 1971। देखो ये एमटीपी कोई बैन नहीं है। अगर कोई सोचे कि एमटीपी बैन है, अबॉर्शन कराना बैन है, तो नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज किया है 1971 में, यानी रूल्स बना दिए गए हैं एमटीपी के, उसके बारे में पढ़ेंगे। एमटीपी शुड बी डन इन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सेंटर। ऐसा नहीं कि आप किसी भी सेंटर में करा दो, ये गवर्नमेंट ऑथराइज होने चाहिए, यानी कि डॉक्टर की सहमति भी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है। कई लोग जो है इलीगली भी करा देते हैं, वैसा नहीं करना है। इसीलिए क्या करा, एमटीपी एक्ट में अमेंडमेंट किया 2002 में, यानी एमटीपी एक्ट में कुछ सुधार किए गए जिससे जो है एमटीपी सेफ हो जाए। कुछ कायदे कानून बनाए, कुछ रूल बनाए जिससे एमटीपी जो है सेफ मानी जा सकती है। देखो एमटीपी सेफ मानी जाती है कब तक, अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसे 12 हफ्ते तक, यानी कि 3 माह तक बोल सकते हैं, 3 मंथ तक क्या करते हैं, सेफ मानते हैं। क्योंकि 12 सत्ते कितना होता है, 84, और 90 पे लगभग 3 मंथ हो जाते हैं, यानी 90 यानी 84 दिन लेके चलते हैं एवरेज। तो 12 वीक तक एमटीपी कैसी मानी जाती है, सब सेफ मानी जाती है। पर इसको 20 वीक तक भी किया जा रहा है। कह रहा है एमटीपी कैन बी डन अप टू 20 वीक्स। अरे 12 की सेफ है, 20 तक क्यों कर रहे हैं? तो देखो उसका क्या मतलब है ना, ऐसा होता है कि अगर बच्चा कॉन्जेनेटली मालफॉर्म्ड चाइल्ड है, मतलब उसमें कई प्रकार की दिक्कत है, तो हो सकता है 20 वीक्स तक। अगर फीमेल का रेप हुआ है तो भी क्या कहते हैं, क्या होगा, उस केस में एमटीपी 20 वीक्स तक कराई जा सकती है। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया, यानी हमें नहीं पता और कॉन्ट्रासेप्टिव फेल कर गया, और मदर में भी हार्म, यानी मदर को उससे कोई दिक्कत हो रही है, तो जो है एमटीपी को 20 वीक्स तक किया जा सकता है। पर जो बढ़िया ड्यूरेशन है जहां पर सेफ मानी जाती है वो 12 वीक्स ही है। तो अगर नीट में क्वेश्चन आ जाए एमटीपी सेफ अप टू 12 वीक। अब एमटीपी में कुछ और सुधार किए गए जिससे जो है एमटीपी और अच्छे से हो सके। तो एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट हुआ 2017 में, और फिर चेंजेस आए। पहला क्या था, परमिशन लेनी जरूरी है। ये 1 2 नंबर नहीं है यहाँ पे 1 का मतलब है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की, और यहाँ 2 मतलब है 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की। अब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन एमटीपी लेस देन अप टू 12 वीक। अगर 3 माह तक जो है एमटीपी करानी है, या 3 माह के भीतर में एमटीपी करानी है, तो आप किसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर की सलाह लेके एमटीपी हो सकती है। बट अगर एमटीपी हो जाए मोर देन 12 वीक और लेस देन 24 वीक्स, यानी 24 वीक्स तक जा सकती है, पर उस समय तक बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बेबी के ऑर्गन्स बनने डेवलप हो जाते हैं। अब 20 वीक 24 वीक से कम हो, 12 वीक से ज्यादा हो, तो क्या होगा, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर या 2 डॉक्टर के साइन लगेंगे उसमें, तब ही एमटीपी होगी। तो ऐसा क्यों होता है, देखो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व रिस्क टू लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और ग्रेव इंजरी हो जाए। देखो 12 वीक से ज्यादा होगी, क्यों कराना चाह रहे हैं, अगर कंटिन्यूअस करती है वुमेन प्रेगनेंसी को तो वो इन्वॉल्व हो रहा है रिस्क टू लाइफ और प्रेग्नेंट वुमेन, या ग्रेव इंजरी कर सकती है उसको, मे बी कॉज वो फिजिकली भी हो सकती है और केमिकली भी हो सकती है, यानी वो फिजिकली भी हो सकता है और केमिकली भी हो सकता है। और दूसरा क्या कारण है, देयर इज अ हाई रिस्क, या तो क्या हो बहुत ज्यादा रिस्क हो रहा हो, किसमें, दैट द चाइल्ड बॉर्न, जो चाइल्ड ना फिजिकली और केमिकली नहीं, फिजिकली और मेंटली लिख लो, सॉरी यहाँ पे केमिकली नहीं लिखना था,
फिजिकली और मेंटली। देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देयर इज अ हाई रिस्क दैट द चाइल्ड बॉर्न वुड क्या हो जाए, सफर फ्रॉम फिजिकल और मेंटल किसके, एबनॉर्मलिटीज और कुड बी सीरियसली हैंडीकैप। अगर ये पता चलता है कि जो हाई रिस्क है किसको, पैदा होने वाले बच्चे को, वो सफर कर रहा है फिजिकल और मेंटल से, एबनॉर्मलिटीज से, और क्या हो सीरियसली हैंडीकैप्ड हो, तो जो है 12 से 24 वीक के बीच में एमटीपी कराई जा सकती है। पर इसके लिए जो है 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय लेना जरूरी है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि एमटीपी जो कैरिड की जाती है वो किसके लिए की जाती है, स्पेशली फीमेल फिटिसाइड के लिए या फीमेल बच्चे को मारने के लिए, बट ऐसा नहीं है। एमटीपी मस्ट नॉट बी कैरिड बाय किलिंग स्पेशली फीमेल फिटिसाइड या फीटस। तो ये क्या होता है, इसके लिए नहीं होती है। अगर कोई सोच रहा है कि एमटीपी स्पेशली फीमेल फिटिसाइड के लिए हो रही है या फीमेल बच्चे को मारने के लिए हो रही है, तो ऐसा नहीं है। एमटीपी जो होती है वो मस्ट नॉट बी कैरिड फॉर किलिंग स्पेशली फीमेल फीटस या फीमेल फिटिसाइड्स। तो अब मैं जो है एमटीपी के बारे में लगभग डेटा खत्म हो चुका है, जो कुछ बचा है मैं उसको डिस्कस करता हूं, तब तक आप इसको नोट करो। अब इस लेक्चर की जो है सेकंड और लास्ट स्लाइड आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो एमटीपी जो है करवाने गया, कोई फीमेल गई मेल के संग एमटीपी कराने, ठीक है, चले गई हॉस्पिटल में। अब क्या हुआ, फीमेल फेटिसाइड्स को बचाना है, ठीक है, बचाएंगे तो एक प्रोसेस होती है एमनियोसेंटेसिस। अब ये एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, देखो बच्चा किसमें होता है सर, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है। एक फ्लूइड होता है जिसको सराउंड करता है फीटस को, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये कोरियोन है, ये एमनियोन है, और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है और उसके अंदर है फीटस। करते क्या है इस प्रोसेस में, ये एक प्रोसेस है एमनियोसेंटेसिस की। इसमें क्या करते हैं, 30 से 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड एक माइक्रो इंजेक्शन या कोई एक इंजेक्शन ले लेते हैं, माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं या कोई भी इंजेक्शन हो मुझे नहीं पता, तो एक इंजेक्शन लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड से, जो है 30 से 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं कंटेनिंग फीटल सेल एस्पार्टेट, मतलब नीडल लगाई। अब क्या होता है ना, इस एमनियोटिक फ्लूइड में फीटस के कुछ सेल जो है टूट के बिखरे होते हैं, यानी यहाँ पे कुछ सेल्स हैं फीटस के, ठीक हो गया। अब ये एस्पार्ट किया यानी निकाला, तो क्या हुआ, दीज फीटल सेल्स आर एनालाइज्ड। इन फीटल सेल को एनालाइज करने पे क्या पता चलता है कि दीज फीटल सेल्स एनालाइज टू आइडेंटिफाई। इसको जब आइडेंटिफाई किया तो एक तो पता चलता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स और दूसरा पता चलता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ऐसा होता है कि 3 महीने के अंदर में ये पता चल जाता है कि जो होने वाला बेबी है वो मेल है या फीमेल है। क्यों? क्योंकि उसके सेल्स जो हैं टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं। क्रोमोसोम के बारे में पता लगा लिया जाता है कि उसमें XX क्रोमोसोम है कि XY है। ये होता है फीमेल का और ये होता है मेल का। तो अगर ये वाला चीज कर रहे हैं एमनियोसेंटेसिस के थ्रू तो ये बैंड है। कोई अब दिमाग नहीं लगाया कि एमनियोसेंटेसिस बैन है। एमनियोसेंटेसिस बैन नहीं है, उस टेक्निक के माध्यम से सेक्स डिटर्मिनेशन करना ये बैन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एमनियोसेंटेसिस बैन है तो आपका आंसर होगा नहीं सर, एमनियोसेंटेसिस बैन नहीं है, क्योंकि वो बताता है हमें जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये अच्छी चीज है ना, हमें पता चल जाएगा कि बच्चा जेनेटिकली कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वो जेनेटिकली दिक्कत है तो ऐसे बच्चे को जो है समाज में लाकर फायदा क्या, कि वो समाज के लिए एक बोझ बन जाए। अब कई लोग कहेंगे कि यार जो हैंडीकैप्ड या जिसके संग जेनेटिकली डिसऑर्डर है वो समाज के लिए बोझ क्यों है। देखो ऐसा बच्चा भी होना चाहिए क्योंकि उसमें उसकी गलती नहीं है। अब कोई प्रॉब्लम जेनेटिकली चल रही है या बाद में उसके संग हो जा रही है, ये उसने तो नहीं किया ना, ये पहले से ही दिक्कत थी, जेनेटिकली दिक्कत थी। तो ऐसे बच्चे को होने का अधिकार तो है, पर ऐसा बच्चा सरवाइव कैसे करेगा। आजकल का जमाना किस तरह से चल रहा है वो कोई भी नहीं बता पा रहा। तो जेनेटिक डिसऑर्डर अगर है, अगर उसको डाउन सिंड्रोम है तो वो बेचारा पहले से ही परेशान है अपनी लाइफ में।
तो इस लाइफ मतलब इस जिंदगी में आता है तो उसको कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी उसे जो है कई चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्या क्या हो सकता है? एक तो डाउन सिंड्रोम के बारे में पता चल जाएगा, ठीक हो गया। हीमोफीलिया का इससे पता लगाया जा सकता है, तो मैं लिखते जा रहा हूं हीमोफीलिया, इससे पता लगाया जा सकता है। और क्या पता लगाया जा सकता है? सिकल सेल एनीमिया भी इससे पता लगाया जा सकता है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक। और क्या हो सकता है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इससे पता लगाई जा सकती, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और क्या हो सकता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक हो गया। और जो लास्ट इससे क्या पता लगाया जा सकता है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। तो देखो एमनियोसेंटेसिस काम बहुत आ रही है। क्यों? क्योंकि इससे हमें क्या पता चल रहा है? पहला, एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता चल रहा है, दूसरा सेक्स डिटर्मिनेशन। पर इसको कराना बैन है क्योंकि हम जो है स्पेसिफिकली फीमेल फीटिसाइड नहीं करना चाहते। क्योंकि पहले क्या होता था कि सेक्स के बारे में पता चलता था, अगर वो फीमेल है तो अबॉर्शन करा दिया जाता था। पर एमटीपी इससे सेफ हो जाए इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन कर दिया, ना कि एमनियोसेंटेसिस को, क्योंकि वो जेनेटिक डिसऑर्डर बता रहा है। जेनेटिक डिसऑर्डर अगर पहले ही पता चल जाए तो उस बच्चे को जो है लाइफ में आने से पहले अगर उसके बारे में पता चल जाता है कि वो जेनेटिकली डिसऑर्डर है, यानी उसके संग समस्याएं हैं, वो जो है सरवाइव करने में दिक्कत सामना कर सकता है। इसीलिए ऐसे बच्चे की एमटीपी हो जाती है, क्योंकि ये बताया जाता है कि इससे पता चलता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, हीमोफीलिया तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी तो नहीं है, और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम तो नहीं है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। तो अगर इन सब का ध्यान रखा जाए, एमटीपी कराया जाए तो सेफ मेथड है। इसीलिए जो है एमटीपी को गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है। एमटीपी को लीगलाइज किया था इंडिया में 1971 में। तो आप जो है एमटीपी के बारे में पढ़ें, कुछ डेटा अगर कुछ रह गया हो तो आप एनसीईआरटी से देखें। तो थैंक यू बने रहने के लिए इस लेक्चर में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।